नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि आखिर सूडान में आर्मी और पैरामिलिट्री आपस में क्यों लड़ रहे हैं। खार्तूम जो सूडान का कैपिटल है, वहां पर क्लैशेस में 50 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है और उनमें एक भारतीय व्यक्ति भी शामिल है। तो ये लड़ाई हो रही है मेनली सूडान की आर्मी और आरएसएफ रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच में। अब पूरी दुनिया को डर यह है कि सूडान, जहां ऑलरेडी कई सालों से हिंसा जारी है, कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट वहां एक बड़ा रूप अख्तियार ना कर ले और देश को 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में विभाजित ना कर दे। तो इस पूरी कहानी को जानेंगे, पूरे हिस्ट्री को हम जानेंगे इस लेक्चर में। तो उससे पहले ये न्यूज़ है जो इंडिया में काफ़ी हेडलाइंस भी बना रही है कि इंडियन नेशनल फ्रॉम कन्नूर इन केरला, उनकी वहां पर खार्तूम में मृत्यु हो गई है। और अभी 15 और 16 अप्रैल को जो इवेंट्स हुए हैं वो मेनली ये हैं कि पैरामिलिट्री और मिलिट्री क्लैश कर रहे हैं, जिसमें आरएसएफ ये कह रही है, पैरामिलिट्री ये कह रही है कि हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट और राष्ट्रपति भवन पर अपना कब्जा जमा लिया है। भारतीय व्यक्ति की इन क्लैशेस में मारे जाने की खबर खुद डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट करके दी और भारतीय एम्बेसी सूडान में ये कह रही है भारतीयों को कि आप अंदर रहिए कुछ दिन के लिए, जब तक हिंसा चल रही है बाहर मत आइए। अप्रोक्सीमेटली 1500 इंडियंस आर लिविंग इन खार्तूम सूडान। वहां पर वो प्रोजेक्ट्स के लिए, काम के सिलसिले में लोग रहते हैं। अब सवाल यह है कि सूडान जैसे देश में ये क्राइसिस क्यों होते रहते हैं। तो देखिए, पहली बात, सूडान की हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। पुरानी मतलब 100-150 साल की, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसको मैंने इस वीडियो में डिटेल में कवर किया था आज से 1.5 साल पहले, जब वहां पर एक तख्ता पलट हुआ था। एग्जैक्टली 1.5 ईयर्स अगो, अक्टूबर 2021 में वो तख्ता पलट हुआ था। तो इस वीडियो को आप देखिए अगर आपको पुराना इतिहास डिटेल में जानना है। मैं अभी वाले क्राइसिस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर आप मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स प्राप्त करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू जस्ट वॉन्ट टू फाइंड आउट दिस वीडियो, तो आप टेलीग्राम चैनल में भी जाकर सूडान शब्द सर्च करेंगे तो आपको मेरा पुराना वीडियो का लिंक आसानी से मिल जाएगा। सो दैट इज वाई स्टे कनेक्टेड ऑन टेलीग्राम एज वेल। आइए अब सूडान के मैप को देखते हैं। देखिए, सूडान देश पहले बहुत बड़ा हुआ करता था। एरिया वाइज इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। लेकिन 2011 में यहाँ पर दक्षिणी सूडान इनसे अलग हो जाता है। आज भी कई हिस्से हैं इस देश के जो अलग देश चाहते हैं लेकिन सक्सेसफुली बना नहीं पाए। तो वहां पर इंसर्जेंसी चल रही है, यानी कि सरकार के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। तो 2003 में एक बहुत बड़ा हिंसा का आंदोलन चला था, या हिंसा का दौर चला था दारफुर एरिया में। तो ये दारफुर एरिया विच इज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ सूडान, यहाँ के लोग अलग होना चाहते हैं। कारण देखिए, सूडान में मेजॉरिटी पॉपुलेशन है अरब्स की। ओके, अरब्स हैड सेटल्ड दिस एरिया मेनी सेंचुरीज अगो और यहाँ पर अरब्स किंगडम और उनके रूलर्स रहे हैं। लेकिन ये जो दारफुर का क्षेत्र है, यहाँ पर नॉन अरब्स, यानी कि जो अफ्रीकन नेटिव अफ्रीकन्स हैं, उन लोगों के यहाँ पर किंगडम्स थे। दारफुर सल्तनत थी। दे वॉन्ट टू सेपरेट फ्रॉम सूडान। तो कई कारणों से वो अलग होना चाहते हैं। मेन रीजन यही है कि अरब और नॉन अरब्स वाला क्लैश है, राइट। हालांकि ये बहुत सतही तौर पर मैं बता रहा हूं, लेकिन हमारे लिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही जानना जरूरी है। हमें सूडान पीसीएस नहीं देना है। ओके, तो देखिए, अरब्स और नॉन अरब्स का जो ये क्लैश है, ये दारफुर एरिया में काफी हिंसा करवाता है समटाइम अराउंड 2003। उस समय सूडान की गवर्नमेंट ने यहां पर दारफुर क्षेत्र में कंट्रोल करने के लिए एक पैरामिलिट्री को सपोर्ट किया था। ये पैरामिलिट्री इसी दारफुर क्षेत्र में रहने वाले अरब्स की है। तो अब याद रखना, दारफुर में नॉन अरब्स मेजॉरिटी में है, लेकिन यहां पर अरब्स भी रहते हैं। और उन्हीं अरब्स में से एक मिलिशिया रेज किया गया था। मिलिशिया वो जो ऑफिशियल आर्मी नहीं है, लेकिन उन्हें सरकार ने हथियार दिए और कहा कि तुम नॉन अरब्स को थोड़ा कंट्रोल में रखो हिंसा के माध्यम से, और यही अल्टीमेटली आरएसएफ बन जाता है। ये मिलिशिया 2013 में फॉर्मली आरएसएफ के रूप में फिर से गठित किया गया और आज यही आरएसएफ सूडान के अंदर शायद देश के 2 टुकड़े करवा देगा। तो आरएसएफ की 2013 में शुरुआत हुई थी। ओरिजिनली ये जंजवीद नाम के मिलिशियास थे जो दारफुर वाले क्राइसिस में यूज किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, जो उस समय की गवर्नमेंट थी उनके द्वारा। और अब जो उनका लीडर है जनरल डगालो, दिस पर्सन हैज बिकम वेरी पावरफुल। अब ये दूसरे देशों में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं, जैसे कि यमन और लिबिया में भी इन्होंने अपनी आर्मीज को भेजा था। अब ये जो आरएसएफ है, इन पर कई ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस के आरोप लगते रहे हैं। खास करके 2019 में खार्तूम में जो बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें 120 लोगों की जानें गई थी। 120 to 125 पीपल डाइड इन 2019, जब वहां पर एक पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था। जो 30 साल से राष्ट्रपति हैं, उनको हटाकर एक नई सरकार आई थी। उन प्रोटेस्ट में 125 लोग मारे गए थे और उस समय यह आरोप लगा था कि तब राष्ट्रपति ने इस आरएसएफ का इस्तेमाल किया था लोगों पर गोलियां चलवाने के लिए। क्लियर। तो सूडान में एक सिविलियन प्रोटेस्ट भी चल रहा है पिछले 3 सालों से, जो कह रहा है कि हमें सिविलियन गवर्नमेंट चाहिए। ऑलराइट। तो पहले वहां पर 30 साल तक राष्ट्रपति थे उमर अल बशीर, जो 1989 से 2019 तक पावर में रहे। 2019 में उन्हें हटाया गया बिकॉज ऑफ सिविलियन प्रेशर एटसेट्रा। लेकिन अभी भी 4 साल हो चुके हैं, एक स्टेबल गवर्नमेंट सूडान में नहीं बन पाई है। राइट।
क्योंकि मेनली कई लोग कह रहे हैं कि सिविलियन सरकार लाओ, लेकिन दूसरी तरफ ये जो मिलिशियाज हैं या फिर आर्मी है वो नहीं चाहती कि एक सिविलियन सरकार आए, वो अपनी सरकार चलाना चाहते हैं। तो बीच में इनके भी एक समझौता हुआ था जिसमें ज्वाइंट मिलिट्री सिविलियन गवर्नमेंट बनाई गई थी। 2 बार बन चुकी है ये भी, 2019 में भी बनी थी, फिर 2021 में उसका तख्ता पलट हो गया क्योंकि इसमें बहुत सारे ग्रुप्स एक साथ आए थे। तो कोई पावर में रहना चाहता था, कोई अपना राष्ट्रपति चाह रहा है, कोई अपना डेप्यूटी प्रेसिडेंट चाह रहा है। तो ऐसे के कारण, इन्हीं रीजंस के कारण 2021 में वहां एक तख्ता पलट हुआ, फिर से एक नई सरकार बनती है, लेकिन वो अभी मेनली मिलिट्री के द्वारा कंट्रोल करी जाती है। हालांकि वो कहते हैं कि मिलिट्री उसे कंट्रोल नहीं कर रही, लेकिन एक्चुअली में जो मेन पावर है दैट इज अंडर जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान। सो ये अब्दुल फतेह अल बुरहान जो है ये एक मेन पावर सेंटर है देश में, डी फैक्टो रूलर यही है इस वक्त सूडान के। तो ऑन पेपर सरकार एक जॉइंट सिविलियन मिलिट्री सरकार है, लेकिन पावर सारी मिलिट्री के पास में है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि जनरल बुरहान के इस एक छत्र शासन को चैलेंज कर रहे हैं जनरल डगालो, जो अपने आरएसएफ मिलिशिया के लीडर हैं। और ये दोनों के बीच में जो पावर स्ट्रगल चल रहा है, इसी के कारण ये सारे क्लैशेस अभी खार्तूम में देखने को मिल रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये जनरल डगालो हैं, हु इज द लीडर ऑफ आरएसएफ। तो ये और इनके छोटे भाई मिलकर आरएसएफ चलाते हैं। अब ध्यान देना कि ये आरएसएफ पहले एक मिलिशिया थी, इसे सूडान की गवर्नमेंट ने 2013 में ऑफिशियल सैंक्शन देकर क्या बना दिया, एक पैरामिलिट्री फोर्स। लेकिन अभी भी ये काम वही कर रहे हैं मिलिशिया वाले। सो दे आर ऑल्सो यूज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इटसेल्फ समटाइम्स एक्स्ट्रा जुडिशियल कामों के लिए। आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूं। 125 प्रोटेस्टर्स को जब गोलियां चलाई गई थी उन पर, तो इसी आरएसएफ का इस्तेमाल यहां पर किया गया था। जो सबसे बड़ा डिस्प्यूट का कारण है वो ये कि जनरल डगालो चाहते हैं कि उनकी पैरामिलिट्री के 1 लाख फाइटर्स को ऑफिशियली आर्मी में शामिल कर दिया जाए। उन्हें वो सारी सुविधाएं, सैलरी वगैरह मिले जो एक आर्मी ऑफिसर को मिलती हैं। लेकिन दूसरी ओर जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, इंक्लूडिंग फतेह अल बुरहान, वो नहीं चाहते कि ऐसा कोई मर्जर हो, क्योंकि दिक्कत ये हो जाएगी कि फिर आर्मी को लीड कौन करेगा। क्योंकि आर्मी के अंदर जब ये आरएसएफ वाले लोग शामिल हो जाएंगे तो ये अपनी चलाने की कोशिश करेंगे। देयर ऑफिसर्स विल ट्राई टू रन दी आर्मी बाय देमसेल्व्स। एक तीसरा वर्ग है सिविलियंस का। ये सिविलियंस चाहते हैं कि ये पैरामिलिट्री और मिलिट्री के बीच की लड़ाई खत्म हो, और ये दोनों ने क्या कर रखा है, इंडस्ट्रीज पर जो कब्जा कर रखा है उसे फिर से सिविलियन गवर्नमेंट को दिया जाए। तो देखिए, ये जो आरएसएफ और आर्मी है ये सूडान में केवल मिलिट्री वाला काम नहीं कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो हैविंग मेनी इंडस्ट्रीज। इनके पास बड़े बड़े इंडस्ट्री हैं, माइनिंग ऑपरेशंस हैं। खास करके आरएसएफ के पास कई सारी गोल्ड माइंस हैं, और उसी से जो पैसा आता है वहीं से ये अपना पूरा ऑपरेशन सस्टेन करते हैं। तो ये जो जनरल हमदान डगालो हैं, इनके छोटे भाई प्रॉपर कंपनीज चलाते हैं, जिन कंपनीज के द्वारा गोल्ड माइनिंग करी जाती है और उसे दुनिया में बेचा जाता है। तो इन गोल्ड माइंस को लेकर भी डिस्प्यूट चल रहा है, बिकॉज द गवर्नमेंट वांट्स द कंट्रोल ऑफ दिस गोल्ड माइन, जबकि आरएसएफ कह रहा है कि नहीं, ये गोल्ड माइन तो हमारी है, उस एरिया को हम कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट, जो 125 लोगों की जान गई थी 2019 में, उनका क्या? दारफूर में जो वॉर क्राइम्स किए गए 2003 में, उनका क्या? ऑलरेडी आईसीसी कह रही है सूडान गवर्नमेंट से कि आप जो उस वक्त के राष्ट्रपति थे बशीर, उनको प्रोसिक्यूट करो। ये जो आरएसएफ के लीडर्स थे इनको प्रोसिक्यूट करो, क्योंकि इन्होंने कई वॉर क्राइम्स किए हैं। देखिए, बशीर को कोई मिलिट्री पैरामिलिट्री प्रोसिक्यूट नहीं करवाना चाहती है, क्योंकि बशीर 30 साल तक देश के राष्ट्रपति रहे। अभी भी हर तरफ उनके सहयोगी इस देश के अंदर मौजूद हैं। दे विल नेवर गिव अप बशीर टू आईसीसी। तो 2019 और 21 की तरह शायद सिविलियंस फिर से प्रोटेस्ट करने के लिए आ जाएं और एक सिविलियन गवर्नमेंट फिर से बना दी जाए जो मिलिट्री के साथ साथ मिलकर शासन करेगी, या फिर अकेली सिविलियन गवर्नमेंट भी हो सकती है। अब अभी 15 तारीख को अचानक से क्लैशेस क्यों शुरू हुए, तो इसके बारे में स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। कल यानी कि शनिवार सुबह जो न्यूज़ आई थी वो यही थी कि अचानक से आरएसएफ और आर्मी के बीच में खार्तूम सिटी में गोलियां चल गई। किसने पहली गोली चलाई, वी हैव नो आइडिया, लेकिन ये क्लैशेस पूरे खार्तूम शहर में फैल गए और धीरे धीरे आरएसएफ ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट और प्रेसिडेंशियल पैलेस पर अपना कब्जा जमा दिया। आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सूडान का नक्शा फिर से देख लीजिए। सूडान के जो वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स है वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं। नाइल नदी या नील नदी सूडान से बहती है। इनफैक्ट खार्तूम द कैपिटल इज सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ द ब्लू नाइल एंड द वाइट नाइल। तो नाइल नदी की जो 2 बड़ी बड़ी ट्रिब्यूटरीज हैं वो आकर खार्तूम में मिल जाती हैं, और यहीं से जो मेन नाइल नदी है वो बन जाती है, एंड इट फ्लोज इनटू इजिप्ट। ऑलराइट, यहाँ पर आप मैप में ये ब्लैक कलर में बीर तवील वाला ट्राइंगल भी देख सकते हैं। कुछ दिन पहले मैंने इस पर एक शॉर्ट्स बनाया था, जिसको आप अभी आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। याद रखिए कि सूडान में बहुत बड़ा एरिया डेजर्ट है, डेफिनेटली दिस एरिया इज डेजर्ट, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा फर्टाइल एरिया भी है। खास करके जो दक्षिणी एरिया है, नाइल नदी के आसपास का एरिया है, ये बहुत ही फर्टाइल है। यहाँ पर खेती होती है, यहाँ पर कई सारे माइनिंग ऑपरेशंस चलते हैं दारफूर और अन्य एरियाज में। तो ये साउथ वाला जो एरिया है सूडान का भी दक्षिणी हिस्सा, ये काफ़ी फर्टाइल है। ओके, और यहाँ पर बहुत सारे माइंस एटसेट्रा हैं, सो इकोनॉमी इज गुड। कोस्ट लाइन भी है इनके पास,
रेड सी वाला एक्सेस भी है, तो ये व्यापार भी कर सकते हैं। हालांकि इतनी खेती अच्छी नहीं है कि पूरी आबादी इस खेती पर सपोर्ट हो जाए, बट स्टिल सूडान कैन डू ओके उसकी जोग्राफिकल लोकेशन और रिसोर्सेज को देखते हुए। अब ये पूरा रीजनल पिक्चर आपको मैं दिखा देता हूं कि क्यों सूडान का क्राइसिस दुनिया के लिए खतरनाक हो सकता है। देखिए, ये एक वॉलेटाइल रीजन है जिसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं। यहाँ पर और भी कई देश हैं जैसे इथियोपिया, सोमालिया, इन सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। तो ये जो रेड सी वाला रीजन है, साहेल है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ये बहुत ही क्रिटिकल एरियाज है दुनिया के लिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा ट्रेड होता है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, एग्रीकल्चरल वेल्थ भी है। अगर यहाँ पर क्लैशेस चलते हैं तो लोग माइग्रेट करते हैं टूवर्ड्स यूरोप। तो अगर आप पिछले 8-10 सालों से यूरोप में माइग्रेशन देखेंगे तो उसमें ना केवल मिडिल ईस्ट बल्कि अफ्रीका से भी कई लोग माइग्रेट कर रहे हैं। उसका कारण यही है कि यहाँ पर इस सब सहारन अफ्रीका वाले एरिया में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं। लोग यहाँ से निकलकर जाना चाह रहे हैं टूवर्ड्स यूरोप। तो ये यूरोपियन क्राइसिस के अंदर बहुत सारे अफ्रीकन्स भी हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द माइग्रेशन क्राइसिस, जिसको यूरोप कहता है, पिछले 8 साल से चल रही है, राइट। तो इन क्लैशेस के कारण क्या हो सकता है? इट इज़ पॉसिबल कि आरएसएफ सूडान के और टुकड़े कर दे, वो जाकर अपना दारफूर या फिर साउथ कोर्डोफान में एक अलग देश बना लें और बाकी का सूडान अलग हो जाए। ऑलरेडी इस तरह का एक डिवीजन साउथ सूडान में पहले हो चुका है। 2011 में दक्षिणी सूडान एक अलग देश बन गया था, लेकिन एक और डिवीजन इस देश का, सूडान का, हो सकता है अगर ये क्लैशेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओवरऑल ये पूरा ही रीजन काफ़ी अनस्टेबल है, क्योंकि साउथ सूडान में भी एक सिमिलर कॉन्फ्लिक्ट है। वहाँ पर भी जो 2 टॉप लीडर्स हैं वो आपस में कई बार लड़ चुके हैं। उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक आपको यहाँ पर मैं आई बटन पर दे दूंगा, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा इथियोपिया, एरिट्रिया, इनके बीच में क्लैशेस हैं। सोमालिया में भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, इंसर्जेंसी है। तो ओवरऑल ये पूरा हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन एक अनस्टेबल रीजन है और इनके आपस में भी रिलेशंस इतने अच्छे नहीं है। सूडान और इथियोपिया की रिलेशंस अच्छे नहीं है। टिग्रे रीजन में कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी अभी कुछ समय पहले, और ग्रैंड इथियोपियन रेनेसांस डैम को भी लेकर इनके बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। इसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है। तो लगभग सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर रखे हैं। आप इन वीडियोस को देखें ज़रूर, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में इस तरह के सवाल पूछता है। फॉर एग्जाम्पल सवाल यह आएगा कि सूडान से रिलेटेड क्वाड कौन सा है। अब आप जानते हैं कि जो क्वाड भारत वाला है उसको आप सभी जानते हैं, बट ये सूडान में एक अलग क्वाड है। तो देखिए, सऊदी अरेबिया, यूएई, यूएस और ब्रिटेन, ये चारों देश मिलकर यहाँ पर सूडान में और अफ्रीकन यूनियन में इन देशों के बीच में सुलह कराना चाह रहे हैं। उसका भी मेन मकसद यही है कि यूएस और ब्रिटेन नहीं चाहते कि रशिया अपना एक यहाँ पर बेस बना ले, क्योंकि रशिया पहले भी इन देशों से बात कर चुका है और सूडान ने एक इंटरेस्ट शो किया था कि हाँ ठीक है, हम आपको यहाँ पर रेड सी वाले एरिया में एक मिलिट्री या नेवल बेस बनाने की अनुमति दे सकते हैं। तो ऑलरेडी चाइना का एक बेस इस क्षेत्र में बना हुआ है। आप लोगों के लिए सवाल है कि चाइना का मिलिट्री बेस किस देश में है? इट इज़ वन ऑफ द हॉर्न ऑफ अफ्रीका नेशंस। तो इथियोपिया, एरिट्रिया, सोमालिया, किस देश में चाइना का नेवल बेस यहाँ पर बना हुआ है? और इसका आंसर आप लोग दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो रशिया भी कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर अपना एक बेस बना ले, और ये मुख्य रास्ता है जो यूरोप को चाइना या एशिया के साथ जोड़ता है ट्रेड के मामले में। ओके, तो अगर फाइटिंग चलती रही तो शायद देश और हिस्सों में विभाजित हो सकता है, लेकिन होपफुली ऐसा नहीं होगा। डिप्लोमैट्स कोशिश कर रहे हैं कि दोनों जनरल्स के बीच में सुलह हो जाए और एक मिली जुली सरकार फिर से बन सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ऑर्डिनरी सूडानीज को डेली हिंसा झेलनी पड़ रही है। एक आम भारतीय नागरिक जो वहाँ पर व्यापार के लिए या अपने काम के सिलसिले में गया था, उसकी वहाँ पर डेथ हो गई है। सो दीज थिंग्स आर ऑलवेज सैड व्हेन वायलेंस ब्रेक्स आउट। तो ये था हमारा टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आस्क योर एस्पिरेंट फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। जितने ज़्यादा एस्पिरेंट्स हमारे चैनल से जुड़ेंगे उतनी ज़्यादा नॉलेज हम शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दुनिया में फैला सकते हैं, और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। With that, thank you very much for watching. Have a great day.